अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद दाऊद। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट लॉ गेट की जो एमसीक्यूज़ हैं कानून शहादत आर्डर 1984 के। उसमें हम इसको कवर करेंगे सारा कानून शहादत आर्डर मुख्तलिफ पार्ट्स में। इंशाल्लाह आप अगर इससे तैयारी करेंगे तो आप इंशाल्लाह टेस्ट जो है अपनी वो पास कर लेंगे, क्योंकि हमने और हमारे जानने वाले जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने यही पैटर्न फॉलो किया था। तो मैंने सोचा कि ये आपको एक वीडियो की सूरत में आपको मुहैया करूँ, जिससे आप इंशाल्लाह इससे अगर तैयारी करेंगे तो पास हो जाएंगे। तो इसको बिना देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कानून शहादत आर्डर 1984 वाज इन्फोर्स्ड ऑन। कानून शहादत आर्डर जो है 1984 वो कब इन्फोर्स हुआ? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1984, ऑप्शन बी 25 अक्टूबर 1984, ऑप्शन सी 28 अक्टूबर 1984 या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी 28 अक्टूबर 1984 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, कानून शहादत आर्डर 1984 रिपीट द। कानून शहादत आर्डर जो है 1984 जब बना तो किस लॉ को उसने रिपील किया, किस लॉ को ख़त्म करके या किस लॉ की जगह पर बना? तो ऑप्शन ए एविडेंस एक्ट 1978, एविडेंस एक्ट 1908, एविडेंस एक्ट 1872 या नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है आंसर सी एविडेंस एक्ट 1872 को एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके कानून शहादत 1984 को बनाया। इसको बनाने का जो मकसद था वो ये था कि इसमें इस्लामिक प्रोविजन ऐड किए गए थे, बाकी तकरीबन सेम ही जो कभी तक इंडिया में चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एविडेंस एक्ट 1872 वाज अमेंडेड एंड रिपील्ड विद द कानून शहादत आर्डर 1984 टू ब्रिंग विद इट विद कंफर्मिटी विद दी। ये मैं आपको पहले ऊपर वाले एमसीक्यूज में डिस्कस कर चुका हूँ कि एविडेंस एक्ट को क्यों रिपील किया गया था, उसको क्यों अमेंड किया गया था और कानून शहादत को उसकी जगह क्यों बनाया गया था। तो उसका अभी इसमें ऑप्शन है ए रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम, इंजेक्शन ऑफ कुरान एंड सुन्ना, कॉन्स्टिट्यूशन या नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है आंसर बी इंजेक्शन ऑफ कुरान एंड सुन्ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, द क्यूएसओ कंटेन टोटल आर्टिकल्स। क्यूएसओ में टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? ऑप्शन ए 166, ऑप्शन बी 176, ऑप्शन सी 164, ऑप्शन डी 167। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 166। क्वेश्चन नंबर 5 है, द क्यूएसओ डज नॉट अप्लाई टू द प्रोसीडिंग बिफोर। क्यूएसओ कौन सी प्रोसीडिंग में अप्लाई नहीं होता? ऑप्शन ए है ट्राइब्यूनल्स, ऑप्शन बी स्पेशल कोर्ट्स, ऑप्शन सी आर्बिट्रेटर या इनमें से कोई भी नहीं। कोर्ट्स में, ट्रिब्यूनल्स में कानून शहादत आर्डर बिल्कुल एप्लीकेबल है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी आर्बिट्रेटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर द क्यूएसओ इज द कॉम्पिटेंट टू डिटरमाइन द कॉम्पिटेंस ऑफ विटनेस। मतलब कॉम्पिटेंस या विटनेस को शेक करने का इख्तियार किसके पास है? कौन डिटरमाइन करेगा कि ये विटनेस कॉम्पिटेंट है या नहीं? ऑप्शन ए प्रोसिक्यूशन, ऑप्शन बी कोर्ट, ऑप्शन सी अक्यूज्ड या ऑप्शन डी प्लेंटिफ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोर्ट। अब इसमें कॉम्पिटेंस या विटनेस में जो आर्टिकल 3 है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि वो आर्टिकल 3 कॉम्पिटेंस विटनेस वो है कि जो रेशनल आंसर समझे और रेशनल क्वेश्चन का जवाब दे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्टिकल 2 ऑफ द क्यूएसओ डील्स विद। आर्टिकल 2 जो है क्यूएसओ का वो डील करता है किससे? एग्जेप्शन से या इंटरप्रिटेशन क्लॉज है या काइंड ऑफ एविडेंस से या इनमें से कोई भी नहीं। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंटरप्रिटेशन क्लॉज है आर्टिकल 2 क्यूएसओ में। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑल स्टेटमेंट्स व्हिच द कोर्ट्स परमिट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड। ऐसी स्टेटमेंट्स को क्या कहा जाता है जिसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उसको कोर्ट परमिट करती है या कोर्ट ये रिक्वायर करती है कि विटनेस आके वो स्टेटमेंट्स दे कोर्ट में, किसके बारे में? मैटर ऑफ फैक्ट है, जिसके बारे में इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए ओरल एविडेंस, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑप्शन सी रियल एविडेंस या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ओरल एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 9 है, द वर्ड एविडेंस इज डिफाइंड इन आर्टिकल सो एंड सो ऑफ कानून शहादत 1984। कानून शहादत के कौन से आर्टिकल में वर्ड एविडेंस जो है वो डिफाइन किया गया है? ऑप्शन ए 2A, ऑप्शन बी 2B, ऑप्शन सी 2C या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2C में वर्ड एविडेंस को डिफाइन किया गया कानून शहादत आर्डर। क्वेश्चन नंबर
10 है द वर्ड फैक्ट इज डिफाइंड इन आर्टिकल सो एंड सो ऑफ कानून शहादत 1984। जो वर्ड फैक्ट है वो कानून शहादत के कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? ऑप्शन ए 2A, ऑप्शन बी 2B, ऑप्शन सी 2D या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2D। क्वेश्चन नंबर 11 है एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसाइव्ड बाय द सेंस इज कॉल्ड। मतलब ये कह रहा है कि ऐसी चीज़ जो कि किसी चीज़ के होने से या ना होने से या जिसका कोई रिलेशन है जो कि एक चीज़ समझ में आनी चाहिए उसको क्या कहा जाता है? उसको फैक्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी। ये कह रहा है कि एविडेंस जो है वो कब दिए जाएंगे किसी सूट या प्रोसीडिंग में, किसी चीज़ के होने या ना होने में, किस चीज़ में? ऑप्शन ए फैक्ट एंड इशू या ऑप्शन बी रिलेवेंट फैक्ट या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ऑफ ए एंड बी। अब जो भी एविडेंस होते हैं वो फैक्ट एंड इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट के मुताबिक दिए जाते हैं। ऐसी चीज़ नहीं होती कोई भी जिसका कानून के केस से कोई लेना देना ही ना हो तो उसके हिसाब से आके एविडेंस दिए जाए। तो एविडेंस तब दिए जाते हैं किस बारे में दिए जाते हैं? फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट के बारे में दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आर्टिकल 3 ऑफ QSO प्रिस्क्राइब द कॉम्पिटेंसी ऑफ। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आर्टिकल 3 जो है कानून शहादत का वो कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस के बारे में बात करता है। कौन होगा कॉम्पिटेंट विटनेस? कॉम्पिटेंट विटनेस होगा जो कि रेशनल क्वेश्चन को समझे और उसका रेशनल जवाब दे। आर्टिकल 14 है अ चाइल्ड इज कॉम्पिटेंट विटनेस टू टेस्टिफाई इफ ही इज एबल। एक बच्चा जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस है, मतलब वो गवाही दे सकता है अगर वो टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन गिवन रेशनल आंसर्स ही इज फिजिकली फिट एंड हेल्दी बोथ ए एंड बी। मैंने आपको पहले डिस्कस किया ये कि रेशनल क्वेश्चन को समझे रेशनल जवाब दे। तो इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी बोथ होगा क्योंकि रेशनल आंसर भी दे और क्वेश्चन को भी समझे बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 15 है ए लुनेटिक इज कॉम्पिटेंट विटनेस टू टेस्टिफाई इफ ही इज एबल। एक जो है बंदा जिसको दौरे पड़ते हैं कभी कभार, तो वो जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। वो कब गवाही दे सकता है? जब वो ए टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, बी गिवन रेशनल आंसर, सी ही इज फिजिकली फिट एंड फाइन या डी बोथ ए एंड बी। इस सी में भी ऑप्शन होगा बी ए एंड बी। ऑप्शन डी जो है ए एंड बी के वो क्वेश्चन को समझे और उसका रेशनल जवाब दे। क्वेश्चन नंबर 16 है a person who has been convicted by a court for perjury or giving false evidence is not a competent witness unless। एक बंदा जो है जिसको कोर्ट में झूठी गवाही और झूठे एविडेंस पेश करने के लिए सजा दी गई थी, उसकी गवाही तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक वो he has mended his ways, he get certified from a court both A and B या डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ही हैज मेडेड हिज वेज। मतलब कोई बंदा अगर कोर्ट को इस चीज़ में कन्विंस कर ले कि अब वो सुधर गया है पहले से, अब वो ऐसे काम नहीं करता, तो उसकी जो गवाही है वो काबिल कबूल है। तो इसका राइट आंसर है ही हैज मेडेड हिज। क्वेश्चन नंबर 17 है ए विटनेस डिपोजिंग एविडेंस इन हुदूद केसेस शुड बी। हुदूद केसेस के जो विटनेस होता है वो कौन हो सकता है? ऑप्शन ए प्रूडेंट यंग, ऑप्शन बी एडल्ट मेल या ऑप्शन सी एडल्ट फीमेल या ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। हुदूद केसेस में फीमेल की गवाही नहीं होती और प्रूडेंट यंग और मेल एक ही चीज़ है तकरीबन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एडल्ट मेल। क्वेश्चन 18 है एन ऑफेंस ऑफ जिना बिल जबर रिक्वायर्स ईदर एन अक्यूज कन्फेशन और टेस्टिमनी ऑफ सो एंड सो एडल्ट्स मुस्लिम मेल। अब जो एक जिना बिल जबर के जो केसेस होते हैं उसमें या तो अक्यूज कन्फेस करे कि उसने वो किया है या जो टेस्ट मनी वो कितने मुस्लिम मेल दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चार मेल जो है वो अगर गवाही दें कि इसने बिन जिना बिल जबर किया है तो उसको हुदूद केसेस के निस्बत सज़ा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रिंसिपल ऑफ तज़किया शहूद रिलेटेड विटनेस इज एप्लीकेबल इन। तज़किया शहूद जो है वो कॉम्पिटेंसी जो है विटनेस की वो कौन से केसेस में एप्लीकेबल है? ऑप्शन ए सिविल केसेस, ऑप्शन बी केसेस ऑफ हाई ट्रीजन या ऑप्शन सी हुदूद एंड किसास केसेस या ऑप्शन डी डिफेमेशन केसेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हुदूद एंड किसास केसेस। तज़किया शहूद मीन्स वो बंदा जो कि नेक नमाजी हो, जिसने गुनाह कबीरा ना किया हो, गुनहगार बड़ा गुनहगार ना हो,
जो ऐसा समझता है कि वो इसमें तज़किया शऊर में उतरता है तो फिर वो हुदूद केसेस में गवाही दे सकता है। अमूमन ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकली। क्वेश्चन नंबर 20 है, नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम in official confidence when he considered that public interest would suffer by the disclosure as provided in article so and so of कानून शहादत। अब ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात कर रहा है कि जो पब्लिक ऑफिसर होता है उसको ये इस बारे में कंपेल नहीं किया जा सकता, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो कोई ऐसी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करे, बताए जो उससे की गई है जिसमें वो ये समझे कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट सफ़र होगी, उसको नुकसान होगा अगर वो उसको डिस्क्लोज करेगा। तो ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन कौन से आर्टिकल में डिस्कस है? ये आर्टिकल 7 में डिस्कस है। आंसर बी। थैंक यू सो मच। होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको इंशाल्लाह उसका आंसर मिलेगा। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस मज़ीद देखने के लिए। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।